हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आयुष उपाध्याय। आज हम लोग करंट अफेयर्स का सेशन में रिकॉर्डेड पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि लाइव स्ट्रीम में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, ग्लिच हो रहा है, इस वजह से। लेकिन सेशंस नहीं रुकने चाहिए। आपको लगातार कंटेंट देने का वादा किया गया था, हर दिन आपको करंट अफेयर देने का वादा किया गया था। तो उस वादे को पूरा करने के लिए आज हम रिकॉर्डेड ही डाल रहे हैं। कल से लाइव ही क्लास चलेगी, 7 बजे से चलती है, ठीक है ना। चलिए, आज दिन है बुधवार 12 अगस्त का। हम लोग संबंधित करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमने कल रिवीजन किया था, सॉरी कल मैंने पढ़ा था, उसका रिवीजन। भारत के पहले ओपन एक्सेस क्राउड सोर्सेज इको कॉस्टिक डेटाबेस में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रजातियों की आवाजों को दर्ज किया गया है? 25 राज्यों से लिया गया है, ठीक है ना। क्यों? देखिए, इसका मतलब क्या होता है, इसमें 3 शब्द है। पहला है इसमें इको कॉस्टिक डेटाबेस। इको कॉस्टिक डेटाबेस क्या होता है? कल हमने पढ़ा था कि जितने पशु पक्षी जीव जंतु हैं उनकी साउंड को स्टोर किया जाएगा और उनको एआई के माध्यम से उनका उपयोग जनगणना करने के लिए किया जाएगा। ओपन एक्सेस क्या होता है कि ये मतलब कि इसमें कोई भी इसमें जाके अपना एडिट कर सकता है, ठीक है ना। और क्राउड सोर्स में मतलब होता है कि पूरी जनता, कोई लिमिटेड लोगों को नहीं रखा गया, पूरी जनता। क्राउड सोर्स का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, विकिपीडिया। विकिपीडिया आप लोग यूज किए होंगे, उसमें कोई भी जाके कुछ भी उसमें एडिट कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए उसको बोलते हैं क्राउड सोर्स्ड इकोसिस्टम, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिशाली उष्ण कटिबंधीय चक्रवात डॉल्फिन ने हाल ही में किस देश के पूर्वी तट पर दस्तक दी है? चीन। चीन के पूर्वी तट पर जो चक्रवात आया है उसका नाम है डॉल्फिन, और चीन में चक्रवात को क्या कहते हैं? टाइफून, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत और अमेरिकन नौसेना का एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल ईओडी अभ्यास किस स्थान पर किया गया है? कोच्चि में किया गया है। ये क्या है? जो आपके ऑर्डिनेंस डिस्पोजल मतलब कि जो आपकी माइंस बिछी रहती है समुद्र के अंदर, टॉर्पीडो, जिंदा टॉर्पीडो को कैसे निरस्त किया जाए, उसे कैसे डिस्पोज किया जाए, उसके लिए एक जो नौसेना अभ्यास है वो कोच्चि में चल रहा है, ठीक है ना, अमेरिका के नौसेना के साथ। दूसरा, अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई? श्री विजयपुरम का फ्लैग पॉइंट, ठीक है। और किसने किया है इसको किया है हमारे उपराष्ट्रपति जी ने किया है, ठीक है ना। और श्री विजयपुरम फ्लैग पॉइंट, श्री विजयपुरम का प्राचीन नाम क्या है? मतलब कि पुराना नाम क्या है, प्राचीन क्या, पुराना नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है ना। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? श्री विजयपुरम कर दिया गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अमेरिका के किस राज्य में 15 अगस्त 2026 को आधिकारिक तौर पर इंडिया डे के रूप में मनाया जाएगा? मैसाचुसेट्स, हम लोगों ने कल पढ़ा था। नेक्स्ट, एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस नदी पर किया गया है? सिमांग नदी, जो कहाँ है आपकी? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में ही हम लोगों ने कल पढ़ा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किन 2 आपदाओं को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल कर लिया गया है? लू और आकाशीय बिजली को, ठीक है ना। टोटल 14 हम लोगों में आपदाएं घोषित की गई भारत में, जिसमें लू और आकाशीय बिजली को अभी लेटेस्ट शामिल किया गया है। लू कैसे आती है, आकाशीय बिजली कैसे बनती है, कल हम लोगों ने अध्ययन किया, तो आप लोग देखे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। स्ट्रोक बेस स्पेस टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित एवरेस्ट इंजन किस प्रकार का रॉकेट है? फ्यूल फ्लो स्टेज कॉम्बेंशन, ठीक है ना, लॉक्स और मेथेन। इसमें मेथेन और ऑक्सीजन, जो इतना लंबा याद की जरूरत नहीं है, अगर आप याद कर ली पेपर में लिख के आ जाएगा तो मेथेन लिख के आएगा, आप लोग पकड़ लेंगे, ठीक है ना। जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं उनके लिए टफ लग रहा होगा, लेकिन मैंने आसान भाषा में बताया था, मेथेन और ऑक्सीजन, मेथेन प्लस ऑक्सीजन आप याद रखिए, यही आपके पेपर में आएगा, ठीक है ना। चलिए, कल हमने बताया था कि ये जो आपका एवरेस्ट, ये आपका निजी इंजन है, विकास क्या है आपका, इसरो ने बनाया है, तो कल मैंने बताया था, आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान CRAS किस मंत्रालय के तहत कार्य करने वाली एक स्वायत्त संस्था है? आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा, आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा यह संस्थान है। और आयुष मिनिस्ट्री ने भी कौन सा एक योजना शुरू की है? परंपरा, परंपरा योजना जो है अभी शुरू किया गया आयुष मंत्रालय के द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा? जो हमारे घरेलू, हमारे देसी नुस्खे हैं, प्राचीन काल की जो हमारी शल्य विद्या है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इन सब चीजों को संकेंद्रित किया जाएगा, इनका अच्छा सा डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, ठीक है ना। गुरु शिष्य परंपरा को फिर से जन्म देने की बात की गई परंपरा के द्वारा। दूसरा, बैडमिंटन खिलाड़ी अस्मिता चलिहा ने किस प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब जीता है? कोरियन ओपन सुपर 300। चलिए, अमेरिका के यूजीएन में आयोजित अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारत के बसंत कुमार ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता? हाई जंप में जीता। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है, कल हमने पढ़ा था। ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाजन अरुमुगा पांडियन ने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर पदक जीता है, ठीक है। ये हम लोग क्वेश्चन है। आज हम लोग पढ़ेंगे 12 अगस्त से संबंधित कुछ अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। चलिए पहले हम लोग बात करते हैं पुरस्कार पे।
पुरस्कार सबसे इंपॉर्टेंट है दीपक धर। दीपक धर को सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञान के लिए इनको जो है डिरॉक मेडल दिया गया है। देखिए डिरॉक मेडल क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण मेडल है जो सैद्धांतिक भौतिकी में दिया जाता है। और थोड़ा हम लोग दीपक धर के बारे में जान ले। दीपक धर अपने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये अपने यूपी स्पेशल का पार्ट हो चुका है। तो दीपक धर अपने प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और इनको सैद्धांतिक भौतिकी में इनको डिराक मेडल 2026 से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। और इनको 2022 में बोल्ट्जमैन पदक से भी सम्मानित किया गया है और इनको 2023 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण हम लोगों का नागरिक स्तर पर हम लोगों का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। पहला क्या है, भारत रत्न है, फिर क्या है, पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, फिर पद्मश्री है। तो इनको पद्म भूषण मिला हुआ है, ठीक है ना। ये इनके बारे में अगर क्वेश्चन बने तो इससे बाहर नहीं बनेगा। और दूसरा हम लोग बात करते हैं कि सैद्धांतिक भौतिकी होता क्या है। सैद्धांतिक भौतिकी में जैसे कि हम लोग ब्लैक होल की का हम लोग अध्ययन करते हैं, तारों का अध्ययन करते हैं, है ना, आकाश गंगा का अध्ययन करते हैं, जिस भौतिकी में उसको बोलते हैं सैद्धांतिक भौतिकी। इसमें हम लोग क्वांटम फिजिक्स के बारे में अध्ययन करते हैं, नैनोटेक के बारे में अध्ययन करते हैं। और आपने सुना होगा एक स्ट्रिंग थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी को देखिए, हम आदत है ना लाइव चैट की, तो हम पूछने वाले थे अभी स्ट्रिंग थ्योरी को और क्या कहा जाता है। स्ट्रिंग थ्योरी को कहा जाता है थ्योरी ऑफ ऑल थिंग्स, ठीक है ना, क्योंकि जितनी फिजिक्स की जितनी थ्योरी है सबका निचोड़ आपकी स्ट्रिंग थ्योरी में। स्ट्रिंग थ्योरी क्या होता है कि आप जाने रहिए, क्योंकि एक नई थ्योरी निकल कर आ रही है। स्ट्रिंग थ्योरी में क्या होता है कि सूक्ष्म पार्टिकल, जैसे कि कुछ भी आप ब्रह्मांड में अपने आसपास कुछ भी आप देख रहे हो, ठीक है ना, उसमें उसके सबसे महीन कण को निकालिए, एकदम छोटा कण को निकालिए, और उस छोटे कण में भी एक चीज आपको दिखेगा, एक चीज आपको वाइब्रेट करते हुआ दिखेगा। उस वाइब्रेट जो कर रहा है ना, उसी को बोलते हैं स्ट्रिंग थ्योरी। उसका अध्ययन करना मतलब स्ट्रिंग थ्योरी होता है। आपको मैंने आसान भाषा में समझाया है मतलब क्या है, ठीक है ना। तो उसी में सैद्धांतिक भौतिकी में दीपक धर को डिरॉक मेडल से सम्मानित किया गया है। ये अपने प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुचरण दास जो लेखक हैं और विचारक हैं, इनको लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड दिया गया है। लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड किसको मिला है, गुरुचरण दास को मिला है। ये लेखक हैं और विचारक हैं, ये अपने उदारवादी, ठीक है, उदारवादी विचारधारा के लिए बहुत फेमस है। इसीलिए इनको यूएसए का एक एनजीओ है लिबर्टी इंटरनेशनल के काठमांडू में जो 40वां विश्व सम्मेलन इनका चल रहा था लिबर्टी इंटरनेशनल का, उसमें इनको लाइफ टाइम लिबर्टरीज, इनको जो है लिबर्ट्रियन, लिबर्टी मतलब क्या होता है, आजादी, लिबर्टियन इनको अवार्ड मिला हुआ है। गुरुचरण दास जी को, लेखक है विचारक, आपको पता होना चाहिए। चलिए हम लोग आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का बैंक इन द बॉक्स। अभी हमारे सहकारी मंत्री कौन है, सहकारी मंत्री अमित शाह, कह रहा हूं कौन है, लग रहा है लाइव चैट चल रहा हो। तो अमित शाह जी ने बैंक इन अ बॉक्स नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। ये क्या करेगा, जितने अपने राष्ट्रीय सहकारी बैंक हैं, जितने आपके सुने नहीं, अर्बन कोऑपरेशन बैंक है ना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आप सुने होंगे, ठीक है ना, शहरी सहकारी बैंक, ठीक है ना, तो उन लोगों के लिए जो है बैंक इन अ बॉक्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, जैसे कि साइड आप जितने भी कमर्शियल बैंक्स आप देखते हैं, जैसे आपका एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जो भी बैंक आप देखते हैं उसको बोलते हैं कमर्शियल बैंक बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो लोग को क्या करता है, वो लोग आपकी सीबीएस ब्रांच है। सीबीएस क्या होता है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम बैंकिंग सोल्यूशन, पूरा फुल फॉर्म होता है, क्वेश्चन बनता है सीबीएस ब्रांच का, ठीक है ना। सीबीएस का फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो वो सब क्या है, सीबीएस है, उनके पास टेक्नोलॉजीज है, उनके पास इतना ज्यादा रिसोर्सेज है कि वो लोग इंडिविजुअल, एक बैंक इंडिविजुअल सारे तकनीक का उपयोग खुद कर सकता है। लेकिन ये अपने जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, इनके पास उतनी पूंजी नहीं होती, इनके पास उतना संसाधन नहीं होता है, तो इनके पास तकनीक नहीं थी। ये कई बैंक सीबीएस ब्रांच से भी जुड़े ही नहीं। सीबीएस क्या होता है कि जैसे कि पहले क्या हुआ करता था कि आपका अकाउंट जिस बैंक में है, आपको वहीं जाके आपको पैसा निकालना पड़ता था, पैसा जमा करना पड़ता था। आपको पासबुक प्रिंट करानी है तो आपको उसी बैंक जाना पड़ता था। लेकिन सीबीएस वजह से क्या हो गया है कि आप कि कहीं पर भी हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी हो, उस बैंक की किसी भी शाखा में चले जाइए, आप अपना अकाउंट में आप जमा करा सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, अपना प्रिंट करवा सकते हैं। पूरा डेटाबेस अब एक सेंट्रलाइज हो चुका है, सीधे रियल टाइम, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम में तुरंत आपके जिस शाखा में आपका अकाउंट है वहां जाके वो लिखित हो जाएगा कि हाँ फला आदमी अपने इस बैंक के इस अकाउंट नंबर से इस जगह पे ये बदलाव किया, इतना इतना पैसा जमा किया है, सीधे वो आपके डेटाबेस में सबमिट हो जाएगा। उसी बोलते हैं सीबीएस ब्रांच, सीबीएस टेक्निक बोलते हैं, ठीक है ना। तो कई ये लोग सीबीएस से नहीं थे, तो उन्हीं को जोड़ने के लिए क्या किया गया, एक सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया गया। क्या किया गया कि या फिर आप सारे जितने कोऑपरेटिव बैंक हो तकनीक सिखाइए, ये काम करिए, या फिर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दीजिए जिसमें कोऑपरेटिव बैंक्स आकर उस पर वर्क करके
उस ऑटोमेटिक सीवीएस से जुड़ जाए। तो वही है आपका बैंक इन अ बॉक्स। बैंक इन अ बॉक्स क्या अगर पूछे तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए लाया गया है, सहकारी बैंक के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम, इसका हेडक्वार्टर आपका पहले दिल्ली में था, पर अब इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अधिक सबसे ज्यादा सहकारी बैंक कहाँ है? मुंबई में है, इस वजह से। ठीक है। और सहकारी बैंक में के लिए अगर बात किया जाए तो सहकारी बैंक का निर्माण अलग अलग राज्य अपने राज्य में विधेयक से कानून बनाकर उसको लागू करती है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में सहकारी बैंकों की स्थापना की गई है। जैसे इलाहाबाद सहकारी बैंक, बरेली सहकारी बैंक, मुरादाबाद सहकारी बैंक, लखनऊ सहकारी बैंक, आप सुनते होंगे। तो इन सब की स्थापना इसी अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश में की गई है। और यहाँ पे क्या है कि सहकारी बैंक खोलने के लिए कम से कम 10 लोगों का होना आवश्यक है। सहकारी मतलब क्या होता है? कई लोग मिलके अपनी पूंजी इकट्ठा करके कोई चीज खड़ा कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सहकारी, सहायता करना एक दूसरे की। इसमें सरकार पैसा नहीं लगाती है, कम से कम 10 लोग मिलकर अपनी पूंजी लगाएंगे और एक बैंक स्टार्ट करेंगे। ये उत्तर प्रदेश का नियम है, जाने रहिए। यूपी स्पेशल और वनडे एग्जाम्स के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और जो 10 लोग इकट्ठा होंगे वो लोग एक फैमिली के नहीं होने चाहिए। एक फैमिली से कोई एक ही बंदा इसमें पूंजी लगाएगा। मतलब कि 10 लोग लगा रहे हैं तो कम से कम 10 फैमिली इसमें इन्वॉल्व रहेगी, ठीक है ना। और मैक्सिमम की अभी तक लिमिट कहीं पे लिखित नहीं है, वो आरबीआई के नॉर्म्स के अनुसार जो है उसे रेगुलेट किया जाता है, लेकिन मिनिमम 10 लोग तो होने ही चाहिए, ठीक है ना। ये आपको पता चलेगा कि सहकारी बैंक बनते कैसे हैं, उसमें मिनिमम कितने लोगों की पूंजी लगनी आवश्यक होती है, ठीक है ना। एक होता है आप सुने होंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इसमें क्या होता है, कम से कम बैंकों को इतना रुपए जो है प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ता है। प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कौन आता है? कृषि आता है ना, MSMEs आते हैं, ठीक है ना, किसान आते हैं आपके, और कौन आ सकता है? गरीब आ सकते हैं, स्कूलिंग आ सकती है ना। पर्यावरण के क्षेत्र में अगर आप पैसा दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंड। मतलब इन लोगों को तवज्जो दी जाती है, इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार बोलते हैं कि इन लोगों को आप ज्यादा लोन दीजिए, बैंकों से कहा जाता है, उसको बोलते हैं PSL। तो जो आपके कमर्शियल बैंक्स होते हैं, आप लोगों ने कोर बैंकिंग में पढ़ा रहा हूँ आपको, मैंने आपसे बोला था इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक टॉपिक जैसे आएगा मैं आपको पूरा निचोड़ के उसका डायनेमिक होकर मैं आपको सब बता दूंगा। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करने की जरूरत है। आपका इसी करंट अफेयर्स के सेशन से आपका इकोनॉमिक्स का कोर और साइंस एंड टेक का कोर मैं कंप्लीट कर दूंगा 100%। बस आप जुड़े रहिए। बस आज जैसे मैं आपका सहकारी बैंक का पूरा मैं प्रोसेस में खत्म कर दे रहा हूँ आज पढ़ाकर। तो PSL क्या होता है कि जैसे कमर्शियल बैंक जो होते हैं आपके, कमर्शियल बैंक बोले जो आपका SBI, PNB जो आप जानते हैं, जहां उन लोग का अकाउंट होता है, तो उनका PSL कितना रखा गया है? 40%। इसका मतलब ये होता है कि ये लोग जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो लोग अपने जितना उनका NDTL है, ठीक है ना, जितना उनके पास पूंजी है बैंक के पास, जितना वो लोन दे रहे हैं उसका 40% कम से कम उनको PSL में देना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग दे देना पड़ेगा। इसीलिए आप देखते होंगे कई ये बैंक्स लोग होते हैं वो लोग कई योजनाएं निकालते हैं, कई योजना निकालते हैं, किसानों को ऋण देने के लिए योजना निकालते हैं, MSMEs के लिए ऋण देने के लिए योजना निकालते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने इस PSL नॉर्म्स को मीट करना होता है 40%। अगर ये नहीं मीट कर पाएंगे इनके ऊपर केस हो जाएगा, इनके ऊपर RBI कड़ी नजर रख रही है, ये आप जानते रहिए, ठीक है ना। तो कमर्शियल बैंक्स के लिए PSL कितना है? 40%। और जो सहकारी बैंक है उनके लिए कितना है? 65%। सहकारी बैंकों के लिए ये 65% है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि भैया सहकारी बैंक की स्थापना इसीलिए की गई थी, जो उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, उनको सहकारी बैंक में अकाउंट खुलवाने की क्या जरूरत है? उनके लिए इतने बड़े बड़े बैंक्स पड़े हुए हैं जो ग्रामीण सेक्टर में हैं, ठीक है ना, जो निचले स्तर पर हैं, जो जमीनी स्तर तक जहां बैंकिंग सुविधा नहीं पहुंची है, वहां पे छोटे लोग अपनी पूंजी मिला के एक सहकारी बैंक स्टार्ट कर दिए। और सहकारी बैंक स्टार्ट करने के बाद फिर वो लोग जो है अपना छोटे स्तर पर अपना लोन प्रोवाइड करवाते हैं, किसानों को लोन प्रोवाइड करवाते हैं, और कम से कम 65% उनको जो है PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में अपना पैसा देना होता है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स बारे में इतना आप जाने रही है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, पेट क्वेश्चन, कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की स्थापना तो राज्य के कानून से होती है। उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य का कानून है? उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965। लेकिन इनको कंट्रोल कौन करता है? इनके ऊपर रेगुलेट कौन करता है? इनकी वित्तीय स्थिति कौन जांचता है? याद करेगा, वित्तीय स्थिति कौन जांचता है? इनकी लिक्विडिटी बनी रहे। लिक्विडिटी मतलब कि ज्यादा ये लोग लोन ना बांट दें, ठीक है ना। ज्यादा लोन बांटने से क्या होता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाता है। जब मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, और महंगाई कंट्रोल कौन करता है? RBI। इसी वजह से इनके वित्तीय स्थिति को देखने के लिए RBI इनके ऊपर चेक रखती है। लेकिन इनका प्रशासनिक
इनका कार्य करने का जो तरीका होता है, रोजमर्रा की चीज की जांच कौन करता है? NUCFDC, याद रखिएगा। NUCFDC इनके वित्तीय लेन देन, इनके वित्तीय स्थिति की जांच नहीं करता है। वित्तीय स्थिति की पूरी जांच करने का अधिकार RBI को है, लेकिन इनके रोजमर्रा का प्रशासनिक कार्य, कैसे कार्य हो रहा है, कैसे चल रहा है, कौन कौन सी कंप्लेन आ रही है, वो ऊपर एक संस्था बैठी है, राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम, NUCFDC, ठीक है ना, ये उस पर कंट्रोल करती है। इन दोनों में अंतर है, कंफ्यूजन करने के लिए आ सकता है। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई कर दिया गया, पहले दिल्ली में था। आपको मैंने सहकारी बैंक से जितने क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती, मैंने आपका इसमें कवर कर दिया है। अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स खोला है, आप लोग अच्छे से पूछेगा, मैं उसका रिप्लाई अगले सेशन में आके जरूर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि करंट अफेयर्स का सेशन है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये क्या करता है, विनियामक अनुपालन करता है, आधार सेवाएं देता है, लोन सिस्टम को दुरुस्त करता है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, डिजिटल भुगतान के लिए उस पर जो है ये लोग चेक रखता है ये। लेकिन वित्तीय लेन देन की ज्यादा पैसा मार्केट पर ना उतर जाए, उसको देख रेख के लिए अपना RBI करता है, ठीक है ना। तो RBI ने अपना नॉर्म्स बनाया है, ओके। तो उस नॉर्म्स को मीट करने के लिए सहकारी बैंक जो है अपना कार्य करते हैं, आप इसमें याद रखें। चलिए अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जेम के बारे में। जेम के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसके 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जब 10 वर्ष शुरू हो चुके हैं तो स्टार्ट कब से हुआ था? आपका 2016 में। कब? 9 अगस्त, क्योंकि अभी 9 अगस्त बीचा है, इसलिए इसका PIB में इसके लिए न्यूज आई था। PIB में न्यूज आ गई, जिसका मतलब वो हॉट टॉपिक हो गया है कमीशन के लिए, और वनडे एग्जाम जैसे SSC, बैंक, रेलवे, किसी में आ सकता है। जेम क्या करता है? देखिए, पारदर्शिता, सरकारी खरीद और में क्रांतिकारी बदलाव, MSME सशक्तिकरण करता है, और क्लस्टर विकास करता है। देखिए क्या करता है जेम। सोचिए जैसे कि हम लोग यहाँ कितनी MSMEs हम लोग यहाँ खुल रही है, हम लोग उसको अगर खरीद लिया जाए, उनसे अगर सामान खरीदा जाए तो उन लोगों को कितना फायदा होगा। MSMEs जो है कम से कम उत्तर प्रदेश में 90% MSMEs जितने भी रोजगार मिल रहे हैं वो MSMEs से मिल रहे हैं। MSMEs कौन से सेक्टर होते हैं? मिनिमम माइक्रो MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसकी परिभाषा मैंने एक सेशन में बताई थी, आप लोग देख लीजिएगा, जो लगातार व्यूअर्स होंगे वो लोग जान रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं जेम के ऊपर। क्या है जेम? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, मतलब कि जैसे गवर्नमेंट जितने भी, सरकार ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दी, जैसे हम लोग अमेजॉन फ्लिपकार्ट यूज करते हैं ना, हम लोगों के लिए अमेजॉन फ्लिपकार्ट जो काम करता है, सेम सरकारी संस्थाओं के लिए अमेजॉन फ्लिपकार्ट का काम ये जेम करता है। बस अब आप लोग समझ गए होंगे पूरा, अब हमको ब्यौरा देने की जरूरत ही नहीं है क्या करता है जेम, ठीक है ना। हम लोग जैसे फ्लिपकार्ट अमेजॉन में क्या करते हैं, कोई सामान खरीदना है, फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे गए, ये सामान लेना, ऑर्डर कर दिया, आ गया सामान। अब सरकार लोग क्या करती है, सरकारी विभाग क्या करता है, जैम पे जाता है, उनको अगर स्टेशनरी के सामान उनके यहाँ खत्म हो गया, सरकारी बिल्डिंग में, सरकारी विभाग में फर्नीचर खत्म हो गया, फर्नीचर नया खरीदना है, AC नया खरीदना है, बोर्ड नया खरीदना है, समझ रहे हो आप, बुक्स नहीं खरीदनी है, किताब, मतलब कि सरकारी विभाग में जो भी आप जानते हो रोजमर्रा की चीजें उनको खरीदनी है, जैम पे जाएंगे। जेम पे MSMEs जो हमारे देश में खुली हुई हैं, MSMEs जो इसमें लगी हुई हैं, वो लोग इसमें लिस्टेड होंगी, वहां से सामान सीधे गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। अब देखिए कितना अच्छी चीज है ये, तकनीक के सहारे भारत देश के इंडिजिनस प्रोडक्ट को बढ़ावा मिल रहा है, और हमारे MSME सेक्टर्स को ये भरोसा है कि जेम के थ्रू कम से कम सरकारी खजाने का पैसा तो मेरे पास आ रहा है। हम लोग MSME से, आम जनता MSME की दुकानों से कुछ नहीं खरीद रही है, ठीक है, वो लोग मोल भाव करती है, लेकिन जेम के थ्रू सरकारी विभागों को ये जरूरी कर दिया गया है कि आप लोग जितने भी सामान खरीदेंगे वो जेम के थ्रू खरीदिए, और MSME सेक्टर्स भारत के MSME सेक्टर्स को बढ़ावा दीजिए। ये है जेम, कितनी अच्छी स्कीम है, ठीक है ना। इसको अगर अच्छे से हम लोग इसका अगर उपयोग हो जाए, आप इसी वजह से हम लोग MSME सेक्टर लगातार बढ़ रहे हैं, हम लोग फल फूल रहे हैं, क्योंकि सरकारी विभाग के द्वारा ये थोड़ा अच्छा काम अच्छा किया जा रहा है जेम के थ्रू, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है ना। जैसे हम लोग का फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जो हम लोग का अजियो होता है, मीशो होता है, सेम वही गवर्नमेंट का जेम है, ठीक है ना, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें लग रहा है इसका कंफ्यूजन आपका दूर, कंफ्यूजन ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल। कल क्या हुआ, अभी क्या न्यूज आई थी कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल को पेश कर दिया गया है 2026 को। ये लोकसभा राज्यसभा दोनों से पेश हो चुका है, अब राष्ट्रपति जी इसमें सिग्नेचर कर देंगे, जो औपचारिकता है वो कर देंगे। तो ये आपका एक अधिनियम, ये आपका बिल जो है, आपका बिल अब ये एक्ट बनने के लिए तैयार है एकदम, अब ये एक्ट बन गया है, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये बिल में क्या बात की गई है, क्योंकि कमीशंस में, PCS के पेपर्स में, UPSC में
है ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए वनडे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, वनडे एग्जाम में आएगा कि ट्रिब्यूनल होता क्या है, ये पूछेगा बस। अभी मैं सब क्लियर करूंगा। लेकिन कमीशन में क्या पूछेगा, जो बिल पास किया गया इसमें क्या क्या शर्तें रखी गई हैं। इसमें सबसे बड़ी शर्त क्या रखी गई है, एक राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ट्रिब्यूनल होता क्या है। देखिए ट्रिब्यूनल होता है आपका प्राधिकरण, जैसे कि आपका एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हरित विकास प्राधिकरण, ठीक है ना। तो आपका जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, आपका ट्रिब्यूनल क्या करता है कि आपके पास अपना एक अर्ध न्यायिक संस्था है। अर्ध न्यायिक संस्था कोर पॉलिटी का एक कॉन्सेप्ट है, जो पॉलिटी पढ़े होंगे उनको पता होगा। अर्ध न्यायिक संस्था ऐसी संस्था होती है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में न्याय देने के लिए गठित की जाती है। जैसे कई आपको एग्जांपल्स बता दे रहे हैं, जैसे आपका क्या एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नाम से लग रहा है कि ग्रीन आया तो ये पर्यावरण के क्षेत्र में अगर कोई केस चल रहा है, कोई मुद्दा चल रहा है, तो वो एनजीटी में जाएगा, ये निर्णय करेगा, एनजीटी करेगा। ठीक है, एनजीटी हो गया। और दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका मान लिए कि क्या कहते हैं आपका, अरे इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल हो गया। एक आपका वो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, हाँ एनसीएएलटी, एनसीएएलटी नेशनल कंपनी अपीलिएट लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी अपीलिएट लॉ ट्रिब्यूनल। यह लिखा है कि सी लिखा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। एन नेशनल कंपनी अपीलिएट लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएएलटी। और एक होता है आपका एनसीएलटी, ठीक है ना। देखिए एनसीएलटी भी होता है और एक आपका एनसीएएलटी भी होता है। जितनी भी कंपनियां अगर फ्रॉड कर रही हैं, ठीक है ना, तो उनके खिलाफ केस आप कहां कर सकते हैं, आप लोग को पहले जाना पड़ेगा आपको एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, यहां जाना पड़ेगा। फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल आपका कई स्टेट्स में बने होते हैं, कई स्टेट्स की राजधानी में अधिकतर बने होते हैं। आप वहां जाएंगे, वहां जाने के बाद अगर यहां से भी आपको लगा, जो आपको न्याय मिला है आपको पसंद नहीं आया, तो आप कहां जा सकते हैं, दिल्ली में जाके जो मेन संस्था इनकी बैठी है, नेशनल कंपनी अपीलिएट लॉ ट्रिब्यूनल। जहां पे आपको अपीलिएट दिखे ना, इसके मतलब समझ लीजिए इसके नीचे वाली संस्था का केस निर्णय के खिलाफ आप ऊपर आए हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया इस कॉन्सेप्ट। तो ट्रिब्यूनल क्या होता है ना, वो आपका अर्ध न्यायिक संस्था है, किसी एक क्षेत्र विशेष में आपको न्याय देने प्रदान करने के लिए जो है ये बनाई जाती है, जिससे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऊपर वर्डन कम होता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या है, संपूर्ण न्याय करती है, वो हर मामले को देखती है, और ये आपका किसी एक विशिष्ट क्षेत्र को देखती है, इसीलिए इसको अर्ध न्यायिक संस्था बोला गया है। संपूर्ण न्यायिक संस्था कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। और अर्ध न्यायिक संस्था कौन सी है, ट्रिब्यूनल। क्यों, क्योंकि ये किसी एक विशेष विभाग को देखती है। ये आपको कंफर्म हो गया। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि अब हाँ, जो जितने भी ट्रिब्यूनल्स भारत देश में बनाए जाते हैं, उनके लिए उनके जो प्रशासनिक पद होते हैं, उनके जो ऑफिसर्स कह रहे हैं, जो वहां पे जज बैठेंगे, जो कमेटी बैठेगी, जो निर्णय देगा, उनकी नियुक्ति कौन करेगा। अब उनकी नियुक्ति करने के लिए एक राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग का गठन किया गया है। ठीक है ना, ये किया गया है कि अब राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग का गठन जो इस बिल के द्वारा किया गया है, वो जितने भी ट्रिब्यूनल्स मैंने आपको बताया, कई ट्रिब्यूनल्स होते हैं हर क्षेत्र के लिए होते, सबका नाम नहीं याद किया जा सकता, ये जाहिर सी बात है। जो महत्वपूर्ण हमने बता दिया। एक जैसे हम लोग अभी सीएटी के बारे में भी नहीं बताया, सीएटी के बारे में अभी आपको बताते हैं, उसके थोड़ा बड़ा चौड़ा उसके लिए बताना है। तो जो आप ट्रिब्यूनल्स देखते हो ना जितने भी, उनकी जो नियुक्ति अब कौन करेगा, राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग करेगा। ये बात कही गई है इस बिल के द्वारा। अभी तक क्या होता था कि गवर्नमेंट उसकी नियुक्ति करती थी, तो क्या होता था कि एक गवर्नमेंट नियुक्ति कर रही है, थोड़ा सा दिक्कत होती थी, गवर्नमेंट का इंटरफेयर हो सकता है। लेकिन एक अभी ये स्वायत्त संस्था बना दी गई है, जिसके द्वारा उनकी नियुक्ति होगी। और सरकार इतनी अच्छी तो है नहीं, कितना अच्छा कार्य करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी कि कृपया करके आप लोग ऐसा एक राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग बनाइए। तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद इन्होंने ये बिल लेकर आया। ठीक है ना, गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कब से करने लगी, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था, तब जाके वो बिल पास किया गया। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग सीएटी के बारे में बात कर लिया जाए, ठीक है ना, मैं पानी पी लूं। सीएटी के बारे में कहा गया था, देखिए सीएटी क्या है कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 42वें संविधान क्या लिखूं बता दे रहा हूं वैसे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 323 ए, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 323 ए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 323 ए को संविधान में जोड़ा गया, जिसमें सीएटी की बात की गई। क्या सीएटी थी, सीएटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट। ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं कि जो केंद्रीय प्रशासनिक पद होते हैं, आईएएस के हो गए, आईपीएस के हो गए,
सचिव के हो गए, उनके खिलाफ उनकी नियुक्ति, उनका वेतन भत्ता, उनसे संबंधित कोई भी अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो वो ना जज ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है, उसके लिए आप सीएटी आइए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आइए, यहाँ पे आपका निपटारा कर दिया जाएगा। तो उसका गठन किस लिए किया गया? सीएटी का गठन आया है। सीएटी एक संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 323A के तहत इसकी स्थापना किसमें की गई थी? 42वें संविधान संशोधन। अब देखिए आपको एक और मैं बता दूं कि संशोधन के द्वारा जो आर्टिकल जोड़े जाते हैं उसकी पहचान आप कैसे करिए। अगर किसी भी संविधान किसी भी आर्टिकल के आगे अगर कैपिटल लेटर में कुछ भी लिखा हो, ए लिखा हो, बी लिखा हो, कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में नहीं, कैपिटल लेटर में, तो वो समझ लीजिए किसी संशोधन के द्वारा ही उसको जोड़ा गया है। 51A में क्या है? मूल कर्तव्य है, 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, तो 51A जो है आपका मूल कर्तव्य तो वही होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर अच्छे सेशन देखिए सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स आपको बता दिया मैंने, सीएटी बता दिया आपको। तो अब सीएटी के लिए जो अधिनियम बनाया गया था वो क्या है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अधिनियम 1985। संविधान संशोधन करके 323A में सीएटी का प्रावधान किया गया। फिर 10 साल बाद जो है 76 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, तो 9 साल बाद 1985 में सीएटी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अधिनियम 1985 में अधिनियम बनाकर उसको एक गठन कर दिया गया। ठीक है, ये आपको सीएटी के बारे में पता होना चाहिए, सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में। ये हो गया ट्रिब्यूनल्स के बारे में। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके द्वारा एक राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग गठन किया जा रहा है जो सारे ट्रिब्यूनल्स के प्रशासनिक पद को नियुक्त करेगा। ठीक है, ये न्यूज है आज की। न्यूज अब चलते हैं। दूसरा है 10 अगस्त को हम लोग मनाते हैं विश्व शेर दिवस। ठीक है ना, 10 अगस्त को हम लोग मनाते हैं विश्व शेर दिवस, वर्ल्ड लॉयन डे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड लॉयन डे क्वेश्चन कई बार रिपीटेड आ चुका है। ठीक है ना, और पूरे विश्व में 2 ही शेर पाए जाते हैं। कौन सा? एक आपका अफ्रीकन शेर और आपका है एशियाटिक लॉयन। एशियाटिक लॉयन आपका क्या है? आईयूसीएन की आपका इंडेंजर्ड में आता है। आईयूसीएन क्या है? आईयूसीएन आपका जो है एक संस्था है जो जीव जंतु जितने विश्व में पाए जाते हैं उनको रैंकिंग करती है, इंडेंजर्ड में कहती है, आप लोग सुनते होंगे लुप्त प्राय, है ना, ये सब चीजें करती हो आपके आईयूसीएन करती है। उसमें ये इंडेंजर्ड प्रकार की प्रजाति है एशियन लॉयन, जो आपके अधिकतर आपके गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, गुजरात के लॉयन। ठीक है ना, आपको पता होगा। तो 10 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, यह लॉयन वन और अफ्रीकन शेर होता है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? वैश्विक आपदाएं इधर भी देखी गई हैं क्या? कोलंबिया में 7.4% का भूकंप आया है ना, इसको मैंने 2 स्टार दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रही कोलंबिया में आया है, न्यूज आई थी, मैंने सोचा कि आपको बताते चलूं। एक आया इसमें स्थान, इसमें लोकेशन महत्वपूर्ण है। ओमान के ओमान के अल हल्ला नियत द्वीप में एक तेल रिसाव हुआ है, ऑयल स्पिल हुआ है। तो जब ऑयल स्पिल जैसी न्यूज जब आती है, जब कोई लोकेशन न्यूज में आती है, तो वो पीसीएस कमीशन के लिए, आईएसपीसीएस के लिए लोकेशन महत्वपूर्ण हो जाती है। उसको हम लोग आइए देख लेते हैं। ठीक है ना, जैसे ये है, यहां पे है। ठीक है, नहीं आपको बड़े मैप में दिखाता हूं मैं। बड़े मैप में ये है आपका ओमान, ये आपका ओमान है। ठीक है ना, यहां पर है आपका टापू, जैसे ये देखिए, ये है टापू। ठीक है ना, ये है टापू आपका, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी की बात हो रही है। अगर इसको बड़ा किया जाए तो ये किबिलियत आइलैंड है। किबिलियत आइलैंड में ये जो पूरा ये जो टापू है, टापू के समूह को क्या बोला जाता है? हलानियत आइलैंड जो मैंने बताया पूरे टापू के समूह का है। इसी टापू के समूह के बीचों बीच में जो है ना, यहीं पे जो है तेल का रिसाव हुआ है। आप लोगों को ये लोकेशन पता होना चाहिए कि वो जहाँ पे तेल रिसाव हुआ है कि किबिलियत आइलैंड और हलानियत आइलैंड किसका है? ओमान का है। ओमान का है, ओमान का है, ओमान का है, ये यमन का नहीं है। ठीक है, ओमान का है, ओमान का है, ओमान का है, यमन का नहीं है, क्योंकि अमन का है, यमन उसके जस्ट बगल में है। ये आपका ओमान है, क्योंकि अभी ओमान सॉरी अभी यमन भी न्यूज में है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे आक्रमण चल रहा है हूथियों के ऊपर सऊदी अरेबिया द्वारा। ये आपका यमन है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, ओमान ऊपर यमन नीचे है। जो अभी जहां पे तेज रिसाव हुआ है वो आपका ओमान का पार्ट है। ठीक है ना, चलिए अब इसमें थोड़ा लोग मैप खोला, हम लोग देख लेते हैं। ये आपका रेड सी है। ठीक है ना, आपका रेड सी है। ये आपका कौन सा गल्फ है बताइए? ये आपका है स्टेट ऑफ सॉरी क्या बोलते हैं, बाब और मंदब स्टेट। ठीक है ना, ये आपका क्या है? ये आपका है वो हॉर्मूज है। ठीक है ना, ये आपका ईरान, यहाँ पे आक्रमण चल रहा है सऊदी अरेबिया। ये आपका कुवैत है, इराक है, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल है। यहाँ आपका सुएज नहर है। कई बार ये मैप हम लोग अपने सामने से गुजार चुके हैं। ठीक है ना,
इसके हम लोग को पता होना चाहिए। अपना इंडिया है, महान इंडिया अपना, प्यारा इंडिया अपना। ये फर्जी देश पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ठीक है। इसको मैं फर्जी देश बोलता हूँ, ये कोई मतलब नहीं इसका होने का, बस बगल में है, नाक में दम मचाए खाली और कुछ नहीं। कहते नहीं नाक के बाल इतना परेशान करता है, पर आप उसको तोड़ नहीं सकते। इन लोगों को नाक के बाल बोला गया ऐसे देशों को। चलिए जोक सपाट आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवा संगम पहल। युवा संगम पहल सबसे पहले जान लीजिए किस मंत्रालय के तहत आया है। युवा संगम पहल भारत सरकार की पहल है, जो एक सांस्कृतिक आदान प्रदान की पहल है। ये आया है अपने शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसका मंत्रालय बहुत कंफ्यूजिंग करता है, इसलिए इसको आप याद रखिए, क्योंकि इसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान की बात की गई है, संस्कृति की बात की गई है, तो ऐसा लगता है कि ये संस्कृति मंत्रालय का है, पर यह है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय, एक भारत श्रेष्ठ भारत इसका नारा है ये युवा संगम का। युवा संगम में क्या होता है कि दक्षिण के राज्य, उत्तर भारत के राज्य, पश्चिम के राज्य, पूर्वी राज्यों, इन दोनों के मतलब क्या है ना, आदान प्रदान किया जाता है। कुछ बच्चे यहाँ से वहाँ जाते हैं, भेजे जाते हैं, वहाँ की संस्कृति देखते हैं, वहाँ का खान पान देखते हैं, वहाँ का पहनावा देखते हैं। तो ये कहता नहीं, अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जन्म देने के लिए ये पहल लॉन्च की गई है। जैसे आप सुनते होंगे कि तमिल काशी संगमम, ये शब्द आप खूब सुने होंगे, तमिल काशी संगमम। तमिलनाडु के प्रोफेसर, तमिलनाडु के बच्चे हमारे काशी में आए हैं, गंगा में जो नौका विहार कर रहे हैं, खूब न्यूज बनती होगी, याद है ना, वो इसी युवा संगम से होता था, ठीक है ना। अब की बार क्या किया गया है, अब की बार गोवा, NIT गोवा के बच्चों को भेजा गया है मिजोरम। उस बार तमिलनाडु के बच्चों को काशी भेजा गया, फिर अगले साल काशी के बच्चों को तमिलनाडु भेजा गया। अब क्या किया गया है, गोवा के बच्चों को, NIT गोवा के बच्चों को जो 18 से 30 वर्ष आयु के वाले हैं, गोवा, NIT गोवा के बच्चों को भेजा गया है मिजोरम। मिजोरम की संस्कृति, खान पान और जीवन शैली का अनुभव प्राप्त करने के लिए। बस यही है युवा संगमम। युवा संगम आप याद रखिएगा, इसका चरण कौन सा है, 7वां चरण है, ठीक है ना। बहुत पुरानी योजना है ये, गवर्नमेंट जब से आई तभी तक स्टार्ट कर दिया है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये शिक्षा मंत्रालय का, ये इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन बनता है शिक्षा मंत्रालय का, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, त्वरित नियुक्तियां और खेल। इसको हम लोग, नियुक्तियां हुई, दीप्ति गौड़ मुखर्जी का नई उच्च शिक्षा सचिव बनी है, जो इंपॉर्टेंट नहीं, एक स्टार दे रहे हैं, नियुक्ति हुई थी, मैंने उसको जोड़ दिया है। और ज्ञानेश भारती को अंडमान निकोबार का नया मुख्य सचिव बनाया गया, 3 स्टार, ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। ज्ञानेश भारती को अंडमान निकोबार का नया मुख्य सचिव बनाया गया है, ठीक है ना। इनका क्या काम होगा, इनका काम होगा कि DK जोशी जी को, जो आपके एडमिरल DK जोशी जी जो हैं, DK जोशी कौन है बताइए। DK जोशी अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल हैं, ठीक है ना। DK जोशी आपके एडमिरल DK जोशी आपके अंडमान निकोबार के राज्यपाल हैं, जिनके मुख्य सचिव बनाए गए हैं ज्ञानेश भारती। DK जोशी जी को ये सलाह देंगे, मशवरा देंगे, जो मुख्य सचिव का कार्य होता है, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। और मानस धामने जो है, मानस धामने टेनिस डेविस कप की पहली बार मुख्य टीम में शामिल हुई है। ये इंपॉर्टेंट है कि डेविस कप हो कहाँ रहा है, डेविस कप आपका हो रहा है सियोल। सियोल किसकी राजधानी है, साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल। सियोल में क्या हो रहा है, डेविस कप हो रहा है, ये आपका पता होना चाहिए, टेनिस का। और डेविस कप किस खेल से संबंधित है, डेनिस कप आपका संबंधित है, डेविस कप आपका संबंधित है टेनिस खेल से, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए ये वही है मतलब कि रिवीजन के लिए। डिराक मेडल किसको मिला गया, दीपक धर जो अपने प्रतापगढ़ से हैं। लिबर्टीन अवार्ड किसको मिला गया, गुरुचरण दास को मिला गया। बैंकिंग बॉक्स किसने लॉन्च किया है, NUCFDC ने द्वारा लॉन्च किया गया है। और सहकारी मंत्री कौन है अपने, अमित शाह, उनके द्वारा भी लॉन्च किया गया, वो मुख्य अतिथि थे उसमें। एशियाई शेर गिर और गुजरात में पाए जाते हैं। युवा संगमम जो है गोवा से मिजोरम गए हैं बच्चे। और आपका ट्रिब्यूनल रिफॉर्म जो है, राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग की बात की गई है 2026 के अमेंडमेंट अधिनियम से। चलिए अमेंडमेंट का मतलब आपका अधिनियम बनाया गया है। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। आज ये रिकॉर्डेड क्लास थी, कल से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कल से आप लोगों को लाइव क्लास ही प्राप्त होगी। आज उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए लेकिन कंटेंट नहीं खत्म होना, बंद होना चाहिए। जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं उनको कंटेंट से मतलब होता है। आपको कंटेंट समय से आपको मिल रहा है, तुरंत अपलोड हो रहा है, आप लोग इसको देखिए, इसको नोट डाउन कीजिए। कल हम लोग फिर उपस्थित होते हैं 7 बजे इसी चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। दिस इज आयुष उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।